वेलकम टू अफेयर्स एल्केमी। आज 20 जून 2026 है और आज हम 20 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आज हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व सिक्कल सेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 17 जून, ऑप्शन बी 18 जून, ऑप्शन सी 19 जून, ऑप्शन डी 20 जून। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 19 जून। तो विश्व सिक्कल सेल दिवस जो है, वर्ल्ड सिक्कल सेल डे जो है, प्रतिवर्ष जो है 19 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य क्या है, इस डे का क्या पर्पज है? इसका उद्देश्य है कि सिक्कल सेल जो रोग है, सिक्कल सेल डिजीज जो है, उसके प्रति जागरूकता बढ़ाना। और यह जो है सिक्कल सेल डिजीज क्या है, ये सिक्कल सेल डिजीज जो है ये एक अनुवांशिक जेनेटिक रक्त विकार है, जिसमें जो लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं, आरबीसी जो हैं, वो द्रांति, आपने देखा हो सिक्कल, तो द्रांति के आकार की हो जाती हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूएनजी ने वर्ष 2008 में 19 जून को विश्व सिक्कल सेल दिवस के रूप में मान्यता दी थी। सिक्कल सेल जो रोग है वो हेमोग्लोबिन से संबंधित अनुवांशिक विकार, अनुवांशिक मतलब जेनेटिक, जो पहले से जो हमारे माता पिताओं से या पेरेंट्स या फिर जो भी हमारे जनरेशनल जो हमें प्राप्त होती है। भारत में यह रोग जो विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। भारत सरकार ने नेशनल सिक्कल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन शुरू किया है। मिशन का जो लक्ष्य है वो है 2047 तक 2047 तक जो सिक्कल सेल एनीमिया को समाप्त करना है। और इससे जो मेजर जो इस डिसीज से जो मुख्य जो स्टेट हैं, जो मेन जो स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं जो इससे प्रभावित हैं, वो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात और झारखंड, जो इस रोग से अधिक प्रभावित राज्यों में शामिल है। तो याद रखना, वर्ल्ड सिकल डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड सिकल डे जो है हर वर्ष 19 जून को मनाया जाता है। और ये सिकल डे और ये सिकल डे क्यों है, क्यों मनाया जाता है? ये सिकल सेल डिजीज को रोकने के लिए, इसके जागरूकता के लिए मनाया जाता है। और ये सिकल सेल डिजीज है क्या? ये इसमें क्या है कि जो आरबीसीज हैं वो, ये एक जेनेटिक वो है, विकार है, जिसमें जो आरबीसीज हैं वो द्रांति की आकार की हो जाती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में भारतीय विधिवेत्ता विमल पटेल किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित हुए हैं? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण आईटीएलओएस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी, ऑप्शन डी स्थायी मध्यस्थता न्यायालय पीसीए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण। तो भारतीय विधिवेत्ता बिमल पटेल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, आईटीएलओएस का न्यायाधीश निर्वाचित किया गया है। यह भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्री मामलों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आईटीएलओएस जो है समुद्री कानून से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय विवादों का निपटारा करता है। आईटीएलओएस की स्थापना यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के तहत की गई थी। तो आईटीएलएस का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय हैम्बर्ग में है, जर्मनी में स्थित है। यह न्यायाधिकरण समुद्री जो है समुद्री सीमाओं, समुद्री संसाधनों और समुद्री अधिकारों से जुड़े विवादों की सुनवाई करता है। विमल पटेल के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, विमल पटेल पहले राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति के रह चुके हैं। भारत यूएनसीएलओएस का हस्ताक्षरकर्ता देश है। तो विमल पटेल को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित किया गया है? उनको आईटीएलओएस जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण है, उनके न्यायाधीश के रूप में निर्वाचित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला रिटेल टी सुकुक प्रोग्राम किस देश ने लॉन्च किया? ऑप्शन ए सऊदी अरब, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी बहरीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। तो टी सुकुक जो है इस्लामिक क्या है, ये एक इस्लामिक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट होती है जो किसी एसेट, प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में मालिकाना हक दिखाते हैं। यूएई रिटेल टी सुकुक को यूएई सरकार जो है वित्त मंत्रालय और यूएई के सेंट्रल बैंक के सहयोग से जारी करती है। यह इन्वेस्टमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट जो है यूएई दिरहम में होता है और इसकी मैच्योरिटी अवधि जो है 2 साल की होती है।
संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला जो रिटेल टिश्यू लॉन्च किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कि आम निवेशकों को सरकार समर्थित इस्लामिक निवेश साधनों तक पहुंच प्रदान करना। और सुकूक को अक्सर जो है इस्लामिक बॉन्ड कहा जाता है, इस्लामिक बॉन्ड भी कहा जाता है इसको। यूएई जो पश्चिमी एशिया के प्रमुख वित्तीय केंद्रों में से एक है। यूएई की जो मुद्रा है वो है दिरहम है, एईडी इसको मेजर ऐसे दर्शाते हैं। यूएई 7 अमीरातों का संघ है जिसमें दुबई और अबू धाबी सबसे प्रमुख है। तो पहला रिटेल टी सुकूक प्रोग्राम किस देश ने लॉन्च किया है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में दुनिया की सबसे वृद्ध ज्ञात जीवित स्थलीय प्राणी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन ए टुईमलीला विशाल कछुआ, ऑप्शन बी जोनाथन सेशल्स जॉइंट कछुआ, ऑप्शन सी एडवाइता एल्डाब्रा जॉइंट कछुआ, ऑप्शन डी हैरियट गैलापागोस कछुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जोनाथन। तो सेशल्स जॉइंट कछुआ जो जोनाथन जो है दुनिया की सबसे वृद्ध ज्ञात जीवित स्थलीय प्राणी है। वर्ष 2026 में उसकी अनुमानित आयु है 194 वर्ष, 194 वर्ष है। तो वे सेशल्स जो जॉइंट टॉर्टोइज प्रजाति से संबंधित हैं। जोनाथन जो है सेंट हेलेना स्थित प्लांटेशन हाउस में रहते हैं। सेंट हेलेना दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी है। सेंट हेलेना जो नेपोलियन बोनापार्ट को अपने अंतिम वर्षों में सेंट हेलेना में निर्वासित किया गया था। सेशल्स हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। विश्व विशाल कछुए जायंट टोर्टोइज अपनी अत्यधिक लंबी आयु के लिए प्रसिद्ध है। जोनाथन को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे वृद्ध जीवित स्थलीय प्राणी के रूप में मान्यता प्राप्त है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर पुनः पैसिफिक कमांड कर दिया? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी यूनाइटेड किंगडम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूएसए ने अपने जो इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर पुनः पैसिफिक कमांड कर दिया है। यह कमांड जो है अमेरिका की प्रमुख सैन्य कमानों में से एक है जो एशिया प्रशांत क्षेत्रों में सैन्य गतिविधियों की निगरानी करती है। इस बदलाव से ने क्षेत्रीय रणनीति और भू राजनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर चर्चा को जन्म दिया है। पैसिफिक कमांड का मुख्य फोकस प्रशांत महासागर क्षेत्रों में सुरक्षा और सैन्य सहयोग है। पैसिफिक कमांड अमेरिका की सबसे बड़ी एकीकृत सैन्य कमानों में से एक है। इसका मुख्यालय होनोलुलु हवाई में स्थित है। वर्ष 2018 में जो है इसका नाम बदलकर जो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड किया गया था, लेकिन वापस इसको रिवर्स करके 2026 के अंदर इसको यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया गया है। यह कमांड जो अमेरिका के भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अन्य सहयोगी देशों के साथ सैन्य समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। तो अमेरिका ने जो है इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर पैसिफिक कमांड कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी पांचवा, ऑप्शन डी छठा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पांचवा। तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में 2027 में भारत ने पांचवें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के 52 विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल हुए थे। यह भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति को दर्शाता है। भारत रैंक प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या में के आधार पर दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है। आईआईटी दिल्ली भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त संस्थान रहा। क्यूएस रैंकिंग में एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉय रेपुटेशन, रिसर्च और रिसर्च इम्पैक्ट जैसे मानदंड शामिल होते हैं। भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर लगातार प्रगति कर रहा है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स जो है विश्व की सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय रैंकिंग में से एक है। भारत रैंक प्राप्त विश्वविद्यालयों की संख्या के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में आरबीआई ने वित्तीय कमजोरियों के कारण किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ऑप्शन ए जनता सहकारी बैंक, ऑप्शन बी समराव विठल कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन सी श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक, ऑप्शन डी कर्नाटक बैंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक।
क्रेडिट बैंक, तो अभी हाल ही में आरबीआई ने श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक की जो लाइसेंस जो है उसको रद्द कर दिया है। बैंक के पास क्या पर्याप्त पूंजी और आय की संभावनाएं नहीं थी, उनके पास ना तो पर्याप्त पूंजी थी, ना ही फ्यूचर जो इनकम की जो है कुछ पॉसिबिलिटीज थी, इसलिए आरबीआई ने उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया। आरबीआई के अनुसार बैंक का संचालन जारी रखना जमाकर्ताओं के हित में नहीं था। लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक को बैंकिंग कारोबार बंद करना होगा। डीआईजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंट गारंटी कॉरपोरेशन जमाकर्ताओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। डीआईसीजीसी आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक संस्था है। प्रत्येक जमाकर्ताओं को अधिकतम 5 लाख रुपए तक की जमा बीमा सुरक्षा प्राप्त होती है। डीआईसीजीसी की स्थापना 1961 में की गई थी। आरबीआई भारत का जो केंद्रीय बैंक जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लगभग 100 वर्षों बाद पुनर्जीवित की गई कांदिया ब्यास रेलवे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पंजाब। तो जो कांदिया कांदिया ब्यास रेलवे लाइन जो है परियोजना को लगभग 100 वर्षों बाद पुनर्जीवित किया गया है। यह परियोजना जो पंजाब में रेल संपर्क और क्षेत्र कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी। रेलवे लाइन के निर्माण से यात्रियों और माल परिवहन दोनों को लाभ मिलेगा। व्यास जो है पंजाब के एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है। यह परियोजना अमृतसर और गुरदासपुर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। बेहतर रेल नेटवर्क से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। भारतीय रेल विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। पंजाब की राजधानी क्या है? पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। जो रेलवे नेटवर्क जो अभी रेलवे लाइन जो रिवाइव की गई है कांदिया ब्यास, जो उसकी लेंथ कितनी है? उसकी लेंथ है 39.68 किलोमीटर। इसमें एस्टिमेटेड जो कॉस्ट लगी है वो लगी है 1400 करोड़ रुपए। और ये लगभग 100 वर्षों के बाद इस रेलवे लाइन को जो है रिवाइव किया गया, पुनर्जीवित किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का पहला मध्य एशियाई सेंट्रल एशियन जो सदस्य है कौन सा देश बना है? ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी ताजिकिस्तान, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन डी किर्गिस्तान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान जो है आधिकारिक रूप से न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य बन गया है। वह एनडीबी में शामिल होने वाला पहला मध्य एशियाई देश है। एनडीबी जो है विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए वित्त जो है उपलब्ध फाइनेंस जो है उपलब्ध कराता है, फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करता है। सदस्यता से उज्बेकिस्तान को हरित ऊर्जा, परिवहन और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद मिलेगी। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एनडीबी की स्थापना 2015 में ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी। एनडीबी को पहले ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था, उसके बाद इसका नाम एनडीबी किया गया। पहले इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता था। संस्थापक देश हैं इसके ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। एनडीबी का उद्देश्य है विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को वित्त पोषित करना। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने डोपिंग के खिलाफ क्लीन स्पोर्ट्स कैंपेनिंग शुरू करने के लिए किस भारतीय एथलीट को जोड़ा है? ऑप्शन ए अविनाश साबले, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी PR श्रीजेश, ऑप्शन डी बजरंग पूनिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा। तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने नीरज चोपड़ा को क्लीन स्पोर्ट्स कैंपेनिंग शुरू करने के लिए अपने साथ जोड़ा है डोपिंग के खिलाफ। इस अभियान से ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जो नीरज चोपड़ा जुड़े हैं, इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है जो प्रतिबंधित जो पदार्थ है, बैंड जो सब्सटेंसेस और डोपिंग के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना है। यह पहल जो है खेलों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की है। नीरज चोपड़ा जो है ओलंपिक 2020 में भारत के लिए एथलेटिक्स में पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। वे विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। WTA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी विश्व स्तर पर एंटी डोपिंग नियमों की निगरानी करती है। भारत में एंटी डोपिंग गतिविधियों का संचालन नाडा द्वारा किया जाता है। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किया जाता है। नीरज चोपड़ा का संबंध जो है जेवलिन से। नीरज चोपड़ा कौन से खेल में है? जेवलिन थ्रो में। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।
फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आगे ऐसे ही करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।